अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर ME इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप एक मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो आप मैग्नेट के ज़रिए से पैदा करेंगे या वो करंट जो आप मैग्नेट के ज़रिए से पैदा करेंगे यानी मैग्नेट का इस्तेमाल करते हुए, तो उस करंट को कहा जाता है इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट एक बहुत ही डिटेल और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बस थोड़ा बहुत इस पे टाइम दिया ये समझ में आ गई, नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल टॉपिक है। तो फैराडे और लेंस, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं इंड्यूस करंट के, उनको हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि मैग्नेट के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेना। फिर बताता हूँ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैग्नेट के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेना। जैसे आपको अगर खाना पकाना है तो ऐसा तो नहीं है कि चूल्हे से आग आएगी तो ही आप खाना पकाएंगे, नहीं, आप और तरीके से भी खाना पका सकते हैं। कैसे? आप जो है वो माइक्रोवेव में भी मतलब रख के कुछ ना कुछ हिसाब किताब लगा के चीज़ें पका सकते हैं, ओवन में भी पका सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप जो है वो लकड़ियाँ जला के भी आग लगा के खाना पका सकते हैं। आप जो है वो खाने को ज़मीन में गाड़ कर भी खाना पका सकते हैं, बस कोयले जलाने पड़ेंगे नीचे। तो आप बहुत तरीके से खाना पका सकते हैं अगर आपको खाना पकाना है। तो इसी तरह से अगर आपको सिर्फ करंट चाहिए तो उसके लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम टरबाइन को घुमाएं, जनरेटर का इस्तेमाल करें तो ही इलेक्ट्रिसिटी आए, नहीं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ज़रिए से भी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकते हैं। अब इसको मैं डिटेल में यहाँ से समझाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी बुक से ही हेल्प लेता हूँ और आपकी बुक से ही आपको पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट का नाम हमारे पास लिखा हुआ है। सबसे पहले है जोसेफ हेनरी, 1930 USA से। इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया, यानी इन्होंने ये बताया कि आप एक मैग्नेट के ज़रिए से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि मैग्नेट को करीब रख दिया तार के तो करंट पैदा हो गया। अगर ऐसे हो जाएगा तो ये परपेचुअल मोशन कहलाता है। परपेचुअल मोशन वो मोशन होता है जो होता रहे, जो खुद ही मोशन होती रहे और चीज़ हमारे को खुद ही मिलती रहे, हमें कोई वर्क ना करना पड़े। ये ऐसा कोई मोशन नहीं होता इसमें, या ऐसा कोई वर्क नहीं होता, परपेचुअल वर्क इसमें नहीं होता। अच्छा, उसके बाद फिर 1930 के बाद आ गए हमारे पास फैराडे। फैराडे के लॉ आपने पढ़े होंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आप ये बताइएगा कि फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या ये दोनों लॉ देने वाले सेम इंसान हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ये आपके लिए आज का सवाल मैं छोड़ देता हूँ। ताल्लुक कहाँ से था इनका? इंग्लैंड से था। देखें 1600 से लेकर और सन 2022 तक कह लीजिए, जो भी साइंस में तरक्की हुई उसमें मोस्टली ज़्यादा जो तरक्की मतलब ज़्यादा जो लॉस दिए लोगों ने, उनका ताल्लुक यूरोप से, अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से था। बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने एशिया से कुछ लॉस दिए या एशिया से कुछ काम किया, बहुत कम। ज़्यादातर साइंस की फील्ड में काम करने वालों में आपको यूरोपियन या फ्रेंच या ऑस्ट्रेलियन या USA के लोग ही, अमेरिकन ही मिलेंगे। तो अब इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम यहाँ साउथ एशिया के लोगों का नाम, पाकिस्तान के लोगों का भी नाम सुनेंगे अगर वो मेहनत करके पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आप भी दे सकते हैं लो, बस आपने पढ़कर सीखना है चीज़ों को। सबसे पहले यहाँ क्या बताते हैं, अ वोल्टेज इज क्रिएट और इंड्यूस। तो देखो, जो भी वोल्टेज पैदा होगा मैग्नेट के ज़रिए से, उसे भी आप इंड्यूस वोल्टेज कहोगे, ठीक है। इंड्यूस्ड वोल्टेज ऐसे लिख लो या सिर्फ इंड्यूस वोल्टेज लिख लो, एक ही बात है, इंड्यूस वोल्टेज। अच्छा, इंड्यूस का मतलब क्या होता है? पैदा करना, ठीक है, वोल्टेज। इसको आप EMF भी कहोगे, EMF, इंड्यूस EMF भी आप इसको कह सकते हो। चाहो तो इंड्यूस वोल्टेज कह लो या इंड्यूस EMF लिखा हुआ आ जाए। अब आपको पेपर में सवाल आ गया कि इंड्यूस वोल्टेज क्या होता है, बताइए, तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि हमने इंड्यूस करंट पढ़ रखा है या सिर्फ इंड्यूस वोल्टेज पढ़ रखा है। आपको जो पढ़ाया गया है, इंड्यूस EMF और इंड्यूस वोल्टेज, ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। तो आपने इस चीज़ की टेंशन लेकर ये छोड़ नहीं देना है, ठीक है। तो इंड्यूस वोल्टेज का मैंने यहाँ बता दिया, मैं इंशाल्लाह ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना, वो आपको गिवन नहीं है, मतलब वो आपको पीछे नहीं पढ़ाया गया। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स को समझे बगैर आप ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं समझ सकते, ठीक है। तो मैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये बता देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया का। आप मैग्नेटिक फ्लक्स को ऐसे फाई से डिनोट करते हो, यहाँ पर बी लिख देते हो। बी लिखने की वजह यह है कि एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है और एक मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ जो फ्लक्स है वो मैग्नेटिक है, तो बी डॉट डेल्टा ए, ठीक है, ये होता है। यहाँ ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, बी ए कॉस थीटा या डेल्टा ए कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे। तो ये फॉर्मूला है आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, ये आपके पास एक एरिया है, ये आपके पास एक एरिया है, ठीक है, ये आपके पास एक एरिया है, ठीक है। ये 2D बनाया मैंने, बेसिकली मैं यूं दिखाना चाह रहा हूं इसको, लेकिन ये यूं दिखाई दे रहा है आपको, क्यों? क्योंकि ये बोर्ड 2D है, तो इसीलिए। तो थोड़ा सा मैं और इसे अंदर कर देता हूं ताकि आपको ये 2D नज़र आने लगे। ये 2D नज़र आ रहा होगा, ठीक है, अब बेहतर होगा। हल मिल ही जाता है अगर इंसान कुछ ना कुछ मेहनत करे तो। और कुछ लोग इंसान में आते हैं तो मतलब ज़िंदगी में आते हैं तो ज़िंदगी भी आसान होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये यहाँ से यहाँ गुजर रही हैं, ये यहाँ से यहाँ गुजर रही हैं। अभी ये जो वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया क्या, इसका जो एरिया है आपके पास, इस पेपर का जो एरिया है ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। तो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास 0 आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि पेपर यूं रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड यूं है, तो वो पेपर के ऊपर से गुजर जाएगी, ठीक है। बहुत मुश्किल है कि वो पेपर से टकराए, ज्यादातर ऊपर से गुजर जाएंगी, आगे पीछे से गुजर जाएंगी, और बहुत कम लाइन पास होंगी पेपर में से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसी चीज को पैरेलल रखना पड़ेगा। तो ये एक कंडीशन थी कि जिसमें मैंने 90 का एंगल रखा था, थीटा यानी 90 का। अब वेक्टर एरिया, अब यही पेपर में कैसे रख रहा हूं, खड़ा करके रख रहा हूं, ठीक है, यूं खड़ा करके रख रहा हूं, इसी पेपर को मैंने खड़ा करके रख दिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के सामने। तो ये वेक्टर एरिया पैरेलल हो गया, वेक्टर एरिया उस तरफ बना देते हैं, ठीक है, ये वेक्टर एरिया पैरेलल हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड जितनी भी आएंगी वो पेपर में से गुजरेंगी, तो जितनी लाइंस यानी मैग्नेटिक फील्ड पेपर में से गुजर रही है, अब देखो एंगल क्या बन रहा है, जिस लाइन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी लाइन में वेक्टर एरिया है। देखो ये जो एरिया है ना इसका, ये सरफेस, इसे बोलते हैं एरिया और इसे वेक्टर एरिया भी कहते हैं। तो समझ लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ज्यादातर अगर मैं ऊपर से आऊं नीचे से आऊं ये इसके ऊपर टकरा रहा होगा, है ना, तो इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जितनी ज्यादा लाइन पास होंगी हमारे इस एरिया में से, और अगर ये एरिया मतलब वेक्टर एरिया पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं एरिया में से, यानी कितनी मैग्नेटिक लाइन पास हो रही हैं वेक्टर एरिया में से, या जो एरिया आपके सामने, जो भी चीज़ आपके सामने रखी है उसमें से, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया 90 और इसका। अब देखो यहाँ 90 रखोगे तो क्या आएगा, cos 90 0 होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 आ जाएगा। अब cos 0 रखोगे तो क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम आएगा यानी BA, ठीक है। तो ये इसमें मैंने समझा दिया। ये सबसे पहले ये टॉपिक था ही नहीं इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को समझाए बगैर आपको वो समझाना बिल्कुल मुश्किल था कि कैसे ये इंड्यूस करंट पैदा किया जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपकी बुक के मुताबिक आ जाते हैं। अब आप बुक में डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि और इंड्यूस फॉर दिस रीज़न वी कॉल दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेट के जरिए से करंट पैदा करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक इंडक्शन, अच्छा देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा है या सिर्फ मैग्नेटिक इंडक्शन, तो दोनों का मतलब यही है कि मैग्नेट के जरिए से करंट पैदा करना, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये ब्रांच भी है हमारे पास फिजिक्स की ना, तो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा हुआ आ जाए या सिर्फ मैग्नेट लिखा हुआ आ जाए और इंडक्शन उसके साथ, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसका मतलब भी यही होता है कि मैग्नेट के जरिए से करंट पैदा करना। अच्छा, उसके आगे यहाँ पर आपको गिवन किया है इन्होंने कि, यहाँ पे पढ़ देता हूँ मैं, फोर्स एक्सेस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मिचेल फैराडे इज जनरली क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडक्शन इन। अच्छा, डिस्कवरी कब की? मिचेल फैराडे ने इस कॉन्सेप्ट की 1831 में। अब होता क्या है इसमें से ये बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आपके पास है एक मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। अब आपको पता है नॉर्थ से फील्ड निकल कर साउथ की तरफ जा रही होती है,
ठीक है, ये साउथ है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ साउथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही मैग्नेट से काम होगा। अब यहाँ पर मैं एक कंडक्टर रख देता हूँ, यहाँ मैंने एक कंडक्टर रख दिया। अब ये जो फील्ड है वो इसके अंदर से पास हो रही होगी, ठीक है, पास हो रही होगी ना। अब अगर ये कंडक्टर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में है तो कोई करंट पैदा नहीं होगा। आप बोलोगे सर अभी आपने बोला था होगा करंट पैदा, लेकिन कुछ कंडीशन में पैदा होगा, हर कंडीशन में करंट पैदा नहीं होगा। तो यहां क्या मैं लिख रहा हूं, नो करंट, नो करंट इफ कंडक्टर इन रेस्ट, ठीक है, कोई करंट पैदा नहीं होगा अगर कंडक्टर रेस्ट में है। ये बात बिल्कुल 100% सही है। लेकिन अब यही कंडक्टर ऊपर नीचे मूव करने लग जाए तो इसके ऊपर नीचे या आगे पीछे, चलो ऊपर नीचे नहीं मूव करा रहे, आगे पीछे मूव करा लो, ठीक है, इस कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप ऊपर नीचे या आगे पीछे मूव कराओगे तो फिर करंट पैदा होगा। पहले कोई करंट पैदा नहीं हो रहा था जब आपके पास कंडक्टर रेस्ट में था, अब पैदा होगा इंड्यूस करंट इफ, ये लिख लो ताकि आपको याद रहे, कंडक्टर इज मूविंग, ठीक है, कंटिन्यूसली मूव कराना पड़ेगा। जितना आप कंडक्टर को ज्यादा मूव कराओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपके पास, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा कंडक्टर में। आपको कोई तार लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खुद ही आप देखोगे कि कंडक्टर में करंट आ रहा होगा। आप कैसे पता चलेगा कि कंडक्टर में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये चीज लिख लेना, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अब ये आपको इस तरह पता चलेगा कि आप यहां पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो। जिस तरह की डायग्राम आपके नोट्स में बनी हुई मैं वैसे ही बना देता हूँ। ये आपके पास, तो ये तो मैंने एक सिंपल डायग्राम बना दी थी आपको सिंपल समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो मैग्नेट को भी मूव करा सकते हो, बात एक ही है। देखो भाई, अगर मैं मूव करूं या कैमरा मूव करे, दोनों ही सिचुएशन में आपको मोशन होता हुआ नजर आएगा ना। तो इसी तरह यहां भी है कि अगर आप मैग्नेट को मूव करा दो या फिर सिर्फ कंडक्टर को मूव करा दो, दोनों सिचुएशन में करंट पैदा होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, या तो सिर्फ मैग्नेट को मूव करा दो या तो सिर्फ कंडक्टर को मूव करा दो, दोनों ही सिचुएशन में करंट का पैदा होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये डायग्राम कैसी है, ये ऐसी है। ये इन्होंने कंडक्टर बनाया, ये रेजिस्टर नहीं है, कंडक्टर है, ठीक है। ये कंडक्टर आ गया, इस कंडक्टर के साथ यहाँ इन्होंने कनेक्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जो कि रीडिंग दे रहा है आपको, 0 से आगे जाके रीडिंग दे रहा है। अभी इसकी पॉइंटर 0 पर है और ये 1 2 है, ठीक है, और ये 1 है। ये आ गया आपके पास एक मैग्नेट, ठीक है, ये आ गया आपके पास एक नॉर्थ पोल मैग्नेट। अब अगर इस मैग्नेट को आप ऊपर नीचे मूव कराओगे, ठीक है, जब ये रेस्ट में होगा मैग्नेट तो कोई करंट आपको पैदा नहीं होता हुआ नजर आएगा। ये करंट डिटेक्ट करने वाली डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। अभी तक आपने गैल्वेनोमीटर भी नहीं पढ़ा है, हमें आई होप ये ज़्यादा बेहतर होता है कि ये जो चीज़ें आ रही हैं ये पढ़ा दी जाती पहले, लेकिन ये था ही नहीं आपके पास कॉन्सेप्ट, ये था ही नहीं चीज़ें बुक के अंदर, तो थी नहीं, तो मैं सिर्फ बता सकता हूँ थोड़ा बहुत डिटेल। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। किस तरह के करंट को? बहुत छोटे करंट को। देखो, ये ऐसी डिवाइस नहीं है जो आपके घर में आने वाले करंट को बताए, बल्कि ये तो अगर वो करंट पता करोगे तो ये तो टूट जाएगा, ये फट जाएगी, डिवाइस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये वो करंट पता करने के लिए, जैसे कि माइक से क्या करंट जा रहा है मोबाइल में, मोबाइल से क्या करंट आ रहा है माइक में, इस तरह के करंट को बताती है, बहुत छोटा छोटा सा करंट, ठीक है। तो जब आप मैग्नेट को ऊपर नीचे या आगे पीछे मूव कराओगे तो आप देखोगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये 0 पे नहीं रहेगा, ये कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसकी सुई 0 से पहले, इसकी सुई कहाँ थी? 0 की तरफ थी, ये डॉटेड लाइन है जो बता रही है इसकी पहले सुई कहाँ थी, लेकिन अब इसकी सुई 1 से आगे चली गई। यानी हमें पता चला कि अगर आप मैग्नेट को मूव कराओगे कंडक्टर के इर्द गिर्द तो करंट पैदा होगा। अब क्या बताता हूं यहाँ, अगर आप ऐसे ऐसे मूव करा रहे हो आगे पीछे तो पॉजिटिव करंट पैदा हो रहा है, करंट नेगेटिव भी पैदा होना शुरू हो जाएगा। अब कैसे? वो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज विथ इंक्रीज फील्ड। अच्छा, इसको मैं पढ़ ही देता हूँ। If you keep the magnet stationary and move only the coil towards or away from the magnet, needle on the galvanometer will show move in either direction। तो वही बात है कि अगर आप मैग्नेट को रेस्ट में रखते हो, इस पूरी चीज को मूव कराते हो, तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा,
करंट फिर भी पैदा हो जाएगा। रेस्ट में अगर दोनों चीज़ें होंगी तो कभी भी करंट पैदा नहीं होगा। कंडीशन यही है कि दोनों में से एक चीज़ का मोशन लाजमी है। मतलब अगर आपने ऐसा किया कि दोनों चीज़ों को रेस्ट में रख दिया और आप सोच रहे हैं करंट पैदा होगा, बिल्कुल भी नहीं पैदा होगा जब तक दोनों में से एक चीज़ या दोनों चीज़ें मूव नहीं करेंगी। ठीक है, हाँ अगर दोनों चीज़ों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम हुई, मतलब दोनों चीज़ों को सेम डायरेक्शन में, जैसे एक साथ मैग्नेट को भी ऊपर लेगा, एक साथ तार को भी, उस तार को भी नीचे लेगा, अगर दोनों को एक साथ मूव कराओगे ना, जैसे दोनों को एक साथ ऊपर ले गए और दोनों को एक साथ नीचे ले आए, तो भी करंट पैदा नहीं होगा। आपको ऐसे मोशन कराना होगा कि दोनों आगे पीछे होते रहें, ठीक है, एक ही साथ ना चल रहे हो, तो ही करंट पैदा होगा। ये इसी तरह की बात है कि आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपका दोस्त दूसरी गाड़ी में, तो वो दोनों गाड़ियां सेम स्पीड से चल रही हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका दोस्त और आप रुके हुए हो। अगर गाड़ी थोड़ी तेज आगे जाएगी तो ही आपको आपका दोस्त आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल वही बात है। अच्छा, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़ लेते हैं। बाकी यही जो चीज़ मैंने आपको बताई वो लिखी हुई है कि फैराडे ने ये बताया कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आएगी उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा। अब कैसे? देखो ये लाइंस इसमें से पास हो रही हैं, मैग्नेटिक लाइन। तो अभी मैंने आपको बताया जब मैग्नेटिक लाइन किसी एरिया में से पास हो रही होती हैं तो उसे आप बोलते हो मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या? अगर कोई मैग्नेटिक लाइन किसी चीज में से पास हो रही है, जैसे किसी एरिया में से पास हो रही है, तो उसे आप कहते हो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यानी जितनी ज्यादा लाइन पास होगी और जितना ज्यादा मोशन होगा उतना ज्यादा करंट पैदा होगा। और भी चीजें फैक्टर पे डिपेंड करती हैं, मतलब और भी चीजें इस करंट को पैदा करने पे डिपेंड करती हैं, वो इसमें नीचे ही लिखी हुई है आपके पास। Faraday law of induction. From the above description, we can say that a relation exists between an इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एंड अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, आपको पता है करंट पैदा हो रहा है तो यानी वोल्टेज तो पैदा हुआ होगा ना, दो टर्मिनल में वोल्टेज का डिफरेंस आया होगा। तो इसमें जो वोल्टेज है उसको आप नॉर्मल वोल्टेज नहीं कहते, इसमें आप उसको इंड्यूस वोल्टेज कहते हो या पोटेंशियल इंड्यूस वोल्टेज कहते हो या इंड्यूस ईएमएफ कहते हो। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बहुत डिटेल में, लिखिएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेमी इंग्लिश सेंटर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ईएमएफ हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैं बता चुका हूं आपको। तो अगर आपने सिर्फ वोल्टेज लिखा कि वोल्टेज पैदा हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा, इसका पूरा नाम ही है इंड्यूस वोल्टेज। ठीक है, तो ये याद रखना। अ वोल्टेज इज इंड्यूस इन अ सर्किट व्हेनेवर रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है? एक मोशन को दूसरे के रिस्पेक्ट से देखना, इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। देखो मैं आगे पीछे मूव कर रहा हूं, ये तो मोशन है, लेकिन अब मेरे मोशन को बोट के रिस्पेक्ट से देखा जा रहा है कि बोट से मैं कितना आगे मूव किया, बोट के मैं कितना करीब आया, तो ये रिलेटिव हो गया। रिलेटिव यानी ताल्लुक जोड़ दिया मैंने मोशन का, सिंपल बात है। रिलेटिव क्या? ताल्लुक। अब रिलेटिव आते हैं तो आप उनको देखते हैं, वो आपको देखते हैं ना, तो इसी तरह से यहाँ पर बोट आपको देख रहा है और आप बोट को देख रहे हो, आपके रिस्पेक्ट से बोट को देखा जा रहा है, बोट के रिस्पेक्ट से आपको। अब रिलेटिव मोशन, मेरा रिलेटिव मोशन चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? बोट के रिस्पेक्ट से। अब किसी और चीज के रिस्पेक्ट से भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपना मार्कर यहाँ पर रख दूं, ऊपर शायद नजर नहीं आ रहा होगा, और कोई जगह है तो नहीं रखने की चीज। चलो अच्छा, मैं ये एक डॉट बना देता हूँ, इस डॉट के रिस्पेक्ट से मेरा मोशन देखा जा रहा है, तो ये कौन सा मोशन होगा? रिलेटिव या नॉन रिलेटिव? बिल्कुल रिलेटिव होगा कि मैं इस डॉट से कितना दूर जा रहा हूँ, इसके कितना करीब आ रहा हूँ। ठीक है, अगर सिर्फ मेरे मोशन को स्टडी किया जा रहा है तो वो नॉर्मल मोशन है, लेकिन इस डॉट के रिस्पेक्ट से कि मैं डॉट से कितना दूर, कितना पास, कितना आगे, कितना पीछे जा रहा हूँ, कितना ऊपर, कितना नीचे आ रहा हूँ, तो ये रिलेटिव मोशन हो जाता है। तो आपका जो मोशन होता है वो देखा जाता है इस कॉइल से कि भाई कॉइल से आप कितना दूर जा रहे हो, कॉइल से आप कितना करीब आ रहे हो, मैग्नेट को कितना दूर लेके जा रहे हो, कितना करीब लेके जा रहे हो, तो फिर उस मोशन से पता चलता है कितना करंट पैदा हो रहा है आपके पास। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा आप मैग्नेट को हिलाओगे, जितना ज्यादा मैग्नेट को आप आगे पीछे करोगे उतना ज्यादा करंट पैदा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? यहाँ पर आपकी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ ये नहीं बोलिएगा कि मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब मैग्नेटिक एनर्जी तो जब भी मौजूद रहेगी जब मैग्नेट स्टेशनरी रहेगा, नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा तो कर रही है, लेकिन बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पैदा हो रही है। फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है, ये तार है, कोई करंट पैदा नहीं हो रहा। अब मैं काम कर रहा हूँ तो करंट पैदा हो रहा है ना, देखो मैं यूं मैग्नेट को तार के इर्द गिर्द घुमा रहा हूँ, करंट पैदा हो रहा है, बल्ब चल रहा है। ठीक है, होता तो चलता, तो मैंने काम किया ना, तो मेरी मैकेनिकल एनर्जी लग रही है, तो यही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा फैक्टर्स पे पढ़ लेते हैं, बल्कि इसे बने रहने देता हूँ, इसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। फैक्टर्स इसके बहुत ज़्यादा सिंपल है, समझने वाले हैं बस आपको, सब बात तो वैसे आपको अब समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, और आ जाएगी जब मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा।
द फैक्टर इन्वॉल्व इन द इंड्यूस ईएमएफ ऑफ अ कॉइल। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट ज़्यादा पैदा होगा या कम पैदा होगा। द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथ। अच्छा, कॉइल में जितना ज़्यादा टर्न होंगे उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा। अब देखो, ये कॉइल में टर्न है, ये मैंने टर्न कम कर दिए तो अब करंट कम पैदा हो रहा है, लेकिन अब इसी टर्न को मैंने बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया तो अब और ज़्यादा करंट पैदा होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी हुई है। द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कॉइल। अब जितना ज़्यादा एरिया मैग्नेट के सामने रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको उतनी ज़्यादा धूप महसूस होगी ना जितना आप सूरज के सामने खड़े हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ अपनी उंगली को सूरज के सामने ले जाऊँ, मतलब सूरज की धूप में, तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा बाकी जिस्म तो कूल रहेगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा जिस्म ही सूरज के सामने ले आऊँ तो मुझे ज़्यादा गर्मी महसूस होगी ना। तो इसी तरह से जितना ज़्यादा कॉइल, जितना बड़ा हिस्सा कॉइल का मैग्नेट के सामने होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उतना ही ज़्यादा आपके पास इंड्यूस करंट पैदा होगा। बहुत आसान सी बात है। द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अच्छा हाँ, अब देखो मैग्नेट भी आपके पास स्ट्रॉन्ग और वीक आते हैं। कुछ मैग्नेट तो ऐसे आते हैं कि अगर नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान अपने अपना हाथ रख दिया ना, और वो दोनों नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, तो आपका हाथ का कचूमर बन जाएगा, यानी कीमा निकल जाएगा। कुछ मैग्नेट बहुत लो होते हैं, जैसे आपके, अब तो मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं होता है स्पीकर्स में, छोटे छोटे स्पीकर्स में, जैसे मोबाइल में, लेकिन पहले अगर आपने वो छोटे छोटे मोबाइल खरीदे हो जिसमें गाने वाने बज रहे होते हैं, उसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ होता था, तो वो मामूली से मैग्नेट होते थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते थे। तो इसी तरह से अगर आप जितना अच्छा महंगा मैग्नेट इस्तेमाल करोगे ना, उतना ज़्यादा करंट पैदा करेगा। ठीक है, सिंपल बात है। जितना अच्छा करंट, जितना अच्छा मैग्नेट होगा, उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा। द इंड्यूस ईएमएफ ऑल्सो वेराइज विद टाइम। अच्छा, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, यानी जितनी ज़्यादा इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी कॉइल की या इसकी अपनी, उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा वेलोसिटी है, इसका मतलब ये कि ज़्यादा मोशन हो रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। द इंड्यूस ईएमएफ ऑल्सो, अच्छा, द इंड्यूस ईएमएफ ऑल्सो वेराइज विद द टाइम, डिपेंड ऑन टी। अच्छा देखो, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? जितना कम टाइम लोगे डिस्टेंस कवर करने में, उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा। यानी फॉर एग्जांपल, पहले मैंने इसको आराम से मूव कराया तो मेरे को करंट बहुत कम पैदा हुआ। अब मैं तेज़ी में मूव करा रहा हूँ, यूँ कर रहा हूँ, तेज़ी में आगे पीछे हिला रहा हूँ, तो मैं कम टाइम ले रहा हूँ, ज़्यादा हिला रहा हूँ हाथ, मतलब ज़्यादा जो है मैं अपने हाथ को जर्क कर रहा हूँ। देखो, पहले मैं अपने हाथ को आराम से जर्क किया, आगे पीछे किया, बहुत हल्का करंट पैदा हुआ और टाइम भी ज़्यादा लगा। लेकिन अब कितना कम टाइम लग रहा है, कितनी ज़्यादा बार जर्क आ रहा है, वेव पैदा कर रहा हूँ हाथ से, उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा। तो यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के। जितना कम टाइम लोगे और जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर दोगे, उतना ज़्यादा करंट पैदा हो जाएगा। द इंड्यूस ईएमएफ इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल। हाँ, याद रखना, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर कॉइल, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कॉइल को यूं रख दिया, जैसे कि मैंने उस वक्त बताया था ना, कॉइल को आपने यूं रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रही है, तो करंट बहुत कम पैदा होगा। अगर आपने कॉइल को यूं रखा है और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास पीछे से आ रही है, नॉर्थ मैग्नेट ये रहा आपका, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट पैदा होगा। तो आपने ये भी ध्यान रखना होगा कि आपकी क्या अलाइनमेंट है, आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब वो एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब करंट गुजरता है कॉइल में से तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और वो यहाँ पर आ गया। लेंस लॉ, फॉर्मूला जो था वो आपके पास फैराडे का, वो ये था, याद रखना। फैराडे का फॉर्मूला क्या है? फैराडे फॉर्मूला फॉर EI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो ये है आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, इसमें इन्होंने लगाया है -φB। मैंने भी ये फॉर्मूले अपने स्टूडेंट लाइफ में याद किए थे, तो मेरे को आज भी याद है। अब भी याद कर लेना, इंशाल्लाह आपको भी याद रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। बस ये आखिरी है फैराडे, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अ करंट इन अ कंडक्टर। लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन state that the magnetic field produced by the conductor oppose the original field that the produced current। आपने ये बात तो सुनी होगी, जिस थाली में खाया उस थाली में छेद कर दिया। ये मुहावरा तो आपने पढ़ा ही होगा ना, कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर देते हो। यानी जिन लोगों को खा रहे हो, जिन लोगों का पैसा ले रहे हो, उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे हो।
कहा जा रहा होता है अक्सर ये मुहावरा, तो वही मुहावरा यहाँ भी लग रहा है। अब देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड करंट पैदा कर रही है, ये कॉइल क्या करता है आपको पता है, जब भी करंट गुजरता है कॉइल में से तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो जब करंट इधर पैदा हुआ ना, तो इधर भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट मोशन, अपोजिट फोर्स लगा रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि देखो भाई, आपके पास परमानेंट मैग्नेट तो पहले से ही मौजूद है, फिर मैग्नेट में मोशन कराने की वजह से इस कॉइल में करंट आ गया। अब कॉइल में करंट आया तो साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई कॉइल में, कॉइल की अपनी भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। तो जो कॉइल की खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, उसने ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स लगाना शुरू कर दिया, धक्का देना शुरू कर दिया। क्या कह रहा हूं मैं, समझो ये मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल मोशन कर रहा था, इसमें करंट पैदा हो रहा था, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड थी। अब इस तार में भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई, क्यों? क्योंकि इसमें करंट पैदा हो गया। तो फिर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी? अपोज करेगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो फिर ये तो उसके साथ गद्दारी हो गई ना, कि भाई एक तो वो करंट पैदा कर रहा है आपके लिए और आप उसी को अपोजिट फोर्स लगा रहे हो, क्यों? क्योंकि उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई है। तो यही यहाँ बात बताई जा रही है। फैराडे ने यही कहा था कि ओरिजिनल मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो तार में करंट पैदा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, वो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगी, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया आपके पास। आई होप ये मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। सिंपल बात है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आगे क्या कहा जा रहा है। मैं आपको वो डायग्राम्स जो बनी हुई है ना बराबर में, वो समझा देता हूँ, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, वो बड़ी जो है ना वैल्यूएबल डायग्राम्स बनी हुई है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ए डायग्राम क्या कह रही है आपको। ए डायग्राम देखें, ये देखा, मैं आपको यहीं ला के दिखा देता हूँ, चलें आज अच्छा नजर आ रहा है। देखो, ये जो ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है ना, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपके लिए और डायग्राम वाज़ेह हो जाए। देखो, ये ब्लू कलर की जो लाइन है, ये इनका मतलब क्या है, मैग्नेट को, ये एन जो है ना, मैग्नेट को बुक खोल लो, ये मैग्नेट को कंडक्टर के पास लाया जा रहा है, मैग्नेट को कंडक्टर के पास लाया जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगी, क्योंकि कंडक्टर के पास लाया जा रहा है ना मैग्नेट को। तो कंडक्टर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। तो कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हुई वो अपोजिट है किसके? मैग्नेट, जो रियल मैग्नेट है उसके। तो फिर ये जो डेल्टा बी है वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड का चेंज, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का चेंज। एक वो मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर में पैदा हो गई है, एक वो मैग्नेटिक फील्ड जो रियल मैग्नेट की है। तो दोनों मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करके जो आ रहा है वो डेल्टा बी आ रहा है आपके पास। ठीक है, डेल्टा बी क्या है? दोनों मैग्नेटिक फील्ड को जो कंपेयर कर आ रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, वो आपके पास डेल्टा बी है। ये एक कंडीशन थी। अब अगर आप, अच्छा, करंट किस तरफ आएगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन अब अगर आप ये नॉर्थ पोल को दूर ले जाओ, तो अगर आप नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड फिर भी इधर ही रहेगी, लेकिन जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम डायरेक्शन में आ जाएगी। तो फिर आपके पास जो डेल्टा बी है वो मैग्नेट कंडक्टर की तरफ जाएगी। तो इस सिचुएशन में आई उस तरफ जाएगा, नेगेटिव से दूर जाएगा। फिर तीसरा केस है सी। अब आपने साउथ पोल को ले आए हैं करीब, ठीक है, साउथ पोल को दूर लेके जा रहे हैं, तो भी आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड दूर जा रही है, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी कंडक्टर की तरफ है, तो जो चेंज मैग्नेटिक फील्ड है वो दूर जा रही है कंडक्टर से, ये याद रखना है। अच्छा, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कंडक्टर की तरफ जा रही है, डी वाले सिचुएशन में देखें, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड दूर जा रही है कंडक्टर से, तो करंट आपका नेगेटिव से ऊपर जा रहा है। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल मैग्नेट की वजह से करंट पैदा करती है, फिर ये कंडक्टर अपने अंदर करंट पैदा करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और फिर उसी मैग्नेटिक फील्ड से नुकसान पहुंचाता है असल मैग्नेट को, जिसने उसके लिए मदद की थी मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने में। तो फैराडे के लॉ में लेंस ने ये तब्दीली करी। बाकी ये पूरा का पूरा फॉर्मूला फैराडे का है, लेकिन ये माइनस लेंस ने लगवाया कि क्या, कि जो फील्ड पैदा हो रही है वो अपोज कर रही है ओरिजिनल फील्ड को। ये इस चीज को बता रहा है, यानी जो फील्ड पैदा हो रही है कंडक्टर में वो ओरिजिनल फील्ड को अपोज कर रही है, ये बताया मैग्ने फैराडे ने। अच्छा, ये जो ई का जो साइन बनाया, ये इंड्यूस ईएमएफ के लिए। ये इस तरह के ई का जो यूरो का साइन बनाया है ना, ये इंड्यूस्ड होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। बाकी एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है इस फॉर्मूले में,
अच्छा, इस फॉर्मूले को थोड़ा और अगर क्लासिफाई करके लिखते हो ना तो ऐसे आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी सही था, लेकिन इसको थोड़ा और क्लासिफाई कर दे तो ये आ जाता है। ये n क्या है, नंबर ऑफ टन्स, ठीक है, नंबर ऑफ टन्स, TURNS, ठीक है, नंबर ऑफ टन्स। अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसे ताकि आपका फॉर्मूला साफ हो जाए। T तो टाइम है, ठीक है, बाकी तो सब चीज़ें आपके सामने क्लियर है। ठीक है, नंबर ऑफ टन्स कि कितने टन्स आपने दिए हैं उस कॉइल को। बाकी अब आ जाते हैं लेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो, लेंस का जो लॉ है वो सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी डिफाइन कर रहा है कि जितना ज़्यादा आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितना ज़्यादा आप मोशन करोगे, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। यानी एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ भी यही हो रहा है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो आपने मैकेनिकल वर्क किया वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन हुआ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैग्नेट जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यानी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में जा रही है। ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद करंट पैदा हो रहा है, बल्कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसी तरह से आपके पास क्या है, ये जो है वो काम हो रहा होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी करंट में कन्वर्ट हो रही है। इसको पढ़ भी लेता हूँ। Obey the law of energy conservation, the direction of the current induced by Lenz law must create a magnetic field that is opposed to the magnetic field that create। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि जो मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड को पैदा किया था और फिर जो मतलब एक मैग्नेट ने दूसरी, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपके पास कंडक्टर में थी, मतलब जो कि आपके पास रियल मैग्नेट में थी, उसने पैदा किया कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को, और फिर कंडक्टर में यानी पहले करंट पैदा हुआ फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर दोनों ने एक दूसरे को अपोज किया, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही कहता है कि अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाओगे, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आप एक्शन कर रहे हो तो दूसरा भी आप पर रिएक्शन करेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक्शन किए जा रहे हो, मतलब परमानेंट मैग्नेट मूव कर रहा है। भाई देखो, लॉ लेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आपने अपना परमानेंट मैग्नेट तो मूव करा रहे हो लेकिन वो कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं कर रहा। नहीं, वो अपने अंदर करंट पैदा करता है, करंट पैदा करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड फिर रेजिस्ट करती है। तो यहाँ पर न्यूटन का लॉ भी वेरीफाई हो रहा है कि एक एक्शन कर रहा है तो दूसरा रिएक्शन कर रहा है, मतलब ये एक्शन कर रहा है तो ये अपोजिट में रिएक्शन जरूर कर रहा है। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अच्छा, याद रखना कि अगर आप, ये नॉर्थ पोल है, अगर नॉर्थ पोल को मोशन कराओगे तो एक खास डायरेक्शन में करंट पैदा होगा, समझ लो पॉजिटिव डायरेक्शन में पैदा हो रहा है। ठीक है, अगर इसी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से बदल दोगे, आप साउथ पोल को करीब ले आओगे, नॉर्थ पोल को हटा दोगे, तो फिर करंट उल्टी डायरेक्शन में पैदा होगा। इस चीज को बड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर आखिरी लाइन लिखी हुई है, आखिरी पैराग्राफ, इफ द इंड्यूस करंट मेक अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द मैग्नेटिक फील्ड दैट मेड इट, then it is the only thing that can stop the change in the magnetic field in the area. This is consistent with Newton's third law of motion कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और जो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है कंडक्टर में और इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो फिर आपके पास वो एक कंसिस्टेंस होगी और एरिया पर असर होगा। ये बात यहाँ बताई जा रही थी। ठीक है, तो मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया क्या इंड्यूस करंट होता है, क्या ईएमएफ। आप इसको और डिटेल में एक बार ज़रूर बुक से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने तमाम चीज़ें तो कवर की हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया तो आप भी उसे कवर कर सकें। और इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस पर एक और डिटेल टॉपिक भी कर दूँगा, जिससे आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं कोशिश करूँगा कि इन टॉपिक्स को और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको और अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।